हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक यूनानी फार्माकोपिया के भूले बिसरे प्रोडक्ट के बारे में। एक ऐसा मुरक्कब जो हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ के अलावा भी कहीं और बनता होगा। हम बात कर रहे हैं सिकंजीबिन उनसली। सिकंजीबिन उनसली के कई नुस्खे हैं, लेकिन जो आजकल एक सिंपल और शॉर्ट जो कि सिर्फ और उनसली से बनाया जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि सिकंजीबिन उनसली मुरक्कब। सिकंजीबिन उनसली, इसमें उनसिल यानी दस्ती प्याज इसका जुज़े आज़म है, लेकिन वो दूसरे ऑर्गन्स भी बहुत मसलहत के साथ इसमें शामिल किए गए हैं। सिकंजीबिन उनसली का नुस्खा हम पहले देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सिकंजीबिन उनसली का नुस्खा और बनाने की तरकीब। देखिए व्यूअर्स, सिकंजीबिन उनसली की तैयारी देख सकते हैं आप। ये उनसुल, अस्कील, और यहाँ इसमें हमने ये ली है। साफ़ करने के बाद अस्कील देख सकते हैं आप, 75 ग्राम्स। लीजिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं सिकंजीबिन उनसली का पूरा नुस्खा। ये उनसुल, अस्कील या दश्ती प्याज 75 ग्राम्स, और ये ज़ूफ़ा खुश्क 36 ग्राम्स, गुलगाव ज़ुबां 36 ग्राम्स, उस्तो खुद्दूस 35 ग्राम्स, हंसराज यानी शारुल जिबाल, शारुल जिन, शारुल अर्ज़ 36 ग्राम्स, बैख महक यानी मुलेठी 36 ग्राम्स, और ये देखिए आप बैख सोसन 18 ग्राम्स, पुदीना 18 ग्राम्स, गारिकुन 18 ग्राम्स, और शाहजीरा 18 ग्राम्स, बादियान सौंफ 18 ग्राम्स। तो इस तरह से ये पूरा नुस्खा सिकंजीबिन उनसली। देख सकते हैं आप, हमने उनसिल भी डाल दिया है और गारिकुन वगैरह भी कूट कर डाल दिया है। देखिए व्यूअर्स, ये हम वाटर ले रहे हैं और अब हम इसमें सिरका डाल रहे हैं 500 ml, और अब इस सिरके वाले पानी को डाल रहे हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं, आप सिकंजीबिन उनसली में शुगर 1 kg डाल दी गई है और ये तैयार होने के करीब है, थोड़ी देर लगेगी। देखिए बस सिकंजीबिन उनसली तैयार। इसको हम थोड़ा गाढ़ा रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा सिकंजीबिन उनसली का नुस्खा और बनाने की तरकीब। ये सिकंजीबिन बहुत ही ख़ास सिकंजीबिन है पुरानी खांसी के लिए। ऐसी पुरानी खांसी जिसमें कि बलगम का अखराज नहीं होता हो। बलगम है लेकिन बलगम निकल नहीं पाता है, बहुत गलीज़ बलगम है, गाढ़ा बलगम है, और जबकि उसकी वजह से शॉर्ट ब्रीथ भी होती है, सांस फूलता है, दम फूलता है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि जब फेफड़ों के अंदर बलगम और सौदा यानी कि क्रोनिसिटी, पुराना जब हो जाता है बलगम, तो बलगम भी होता है और कुछ सौदा भी होता है। तो जब बलगम और सौदा का इस्तेमाल बलगम पुराना होने की वजह से लंग्स में होता है, तो फिर खांसी लगातार चलती है, सांस फूलता है और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कफ आता है और अक्सर झाग वाल आता है और अक्सर व बेशतर बिल्कुल सफ़ेद आता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको एक दूसरे नज़रिए से, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है इसके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारे लैब टेस्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो सभी अमराज को तजर्बे और तज्ज़िये के
ज़रिए समझा जाता था, अलामात के ज़रिए पहचाना जाता था और उससे इलाज किया जाता था। तो जब कोई मर्ज़, खांसी का मर्ज़ मिसाल के तौर पे, जबकि बुखार भी नहीं है और टीबी जैसी प्रॉब्लम भी नहीं है और कफ आता है लेकिन खांसी ठीक होती ही नहीं है, सांस भी फूलता है, दम फटता है, इस तरह का, तो इसको पहले के दौर में फंगस के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन आजकल आस्परगस या आस्परगिलोसिस जो इस दौर में नई रिसर्च हुई है, हालांकि कई तरह के फंगस होते हैं और दूसरी फंगस के भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लंग्स में, लेकिन हम इस फंगस की बात कर रहे हैं, एस्परगस फंगस की बात कर रहे हैं। ये फंगस जब लंग्स में होती है, हो सकता है ये दवा दूसरों में काम करे, लेकिन उसका तजर्बा फ़िलहाल हमें नहीं है, लेकिन इसका तजर्बा, तो ये दवा वहाँ जा कर के और फंगस को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है, उसका इखराज करती है और लंग्स में से उसको छुड़ाती है, आप यूँ कह सकते हैं, और बाहर निकालती है। तो इस तरह से हम इसको, पुरानी दवा को नई नज़रिए से, नई इन्वेस्टिगेशन के साथ समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस नुस्खे का एक ख़ास कमाल जो कि बहुत पहले से ध्यान में रखा गया था कि ये नुस्खा, चूँकि इसके अंदर उस्तुखुद्दूस भी है, तो दिमाग की ताकत का भी ध्यान रखा गया। चूँकि इसमें पुदीना भी है, सौंफ भी है, मुलेठी भी है, तो मुक़व्वी दिमाग के तौर पे भी ये काम कर, मुक़व्वी मैदे के तौर पे भी काम करती है। चूँकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ये एस्परगिलोसिस का तो एक केस है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे कॉजेज़ की वजह से जब ज़ीक़ुन नफ्स होता है, बलगम गाढ़ा होकर रुक जाता है, तब भी ये काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैदे की गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से आप खरे उठते हैं और लंग्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ बलगम बनता है और वो परेशानी होती है। तो उसके साथ ज़रूरी है कि हम फिर मैदे की तक़वियत का ध्यान रखें ताकि ये चीज़ आगे बार बार नहीं हो, रिकरेंस ना हो। यानी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो उसूल इलाज है, उसमें पहले से ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो ऑर्गन कमज़ोर हैं या ये चीज़ जहाँ से आती है उसको तक़वियत दी जाए और आगे रिकरेंस की चीज़ नहीं हो। जबकि दूसरे सिस्टम्स में फ़िलहाल जो काम है उसका किया जाता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये सिकंजबीन उन लोगों के लिए जो बहुत बरसों से, कहिए बरसों से, हमारे पास इस तरह के ही केस आते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल पुराने केस आते हैं, जबकि सभी सारे इन्वेस्टिगेशंस हो चुके होते हैं, सारी दवाएं सब कुछ दुनिया की ट्राई कर चुके होते हैं। तो फिर उसके बाद हमें जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद हमें पूरी मेहनत करनी होती है, समझना होता है सीरियसली। चूँकि देखिए, एक बात मैं अपनी बात कहने से पहले ये बताऊं कि यूनानी में प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़ा और मंतिक बेहतरीन आए, आपका लॉजिक बेहतरीन होना चाहिए। चूँकि हम जब किसी चीज़ को अपनी बुक्स में पढ़ते हैं तो पुराना जो भी कुछ हमारे पास मटेरियल है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो एक होता है तर्जुमा, एक होता है तफसीर और एक होता है तफ़हीम। तो तर्जुमा तो वो होता है जब पानी को वाटर कह दिया जाता है, लेकिन तफसीर वो होती है जब पानी के बारे में थोड़ी सी और बयान किया जाता है कि कहाँ का पानी, कैसा पानी, और इससे पहले की थोड़ी बात, इसके आगे की थोड़ी बात वो बयान की जाती है, तो वो तफसीर होती है, तफसील कह लीजिए, खुलासा कह लीजिए। लेकिन एक चीज़ होती है तफ़हीम, जिसमें कि तफ़हुम यानी आप समझते हैं, मैं ख़ुद का समझना, तफ़हीम समझाना। तो तफ़हीम तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन तफ़हुम जब आप ख़ुद समझेंगे तो करेंगे वो बेहतर। तफ़हीम के अंदर ये होता है कि आप उसका मुराद, उसकी मकसद को एक्सप्लेन करते हैं कि इस शरबत का, सिकंजीबीन का बनाने का जो मकसद है वो क्या है, तब आप उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर पाते हैं। अक्सर यही शिकायत आती है हमारे पास, बहुत लोग कहते हैं कि यूनानी समझ में नहीं आती साहब, यूनानी काम नहीं करती है, यूनानी का इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, यूनानी को लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप यूनानी को बेहतर तरीके से बनाते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट मिलता है,
तो उसका फिर चाहे टेस्ट जो भी हो, उसका अमाउंट जो भी हो, पेशेंट खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हम फ़िलहाल सिकंजबिन उनसुली की जब बात करें तो हम एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सिकंजबिन उनसुली को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट के फेफड़ों के अंदर बलगम बहुत गाढ़ा होकर चिपक गया हो और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती हो, बल्कि इन्हेलर लेना पड़ता हो, कभी कभी ऑक्सीजन के लिए एडमिट होना पड़ता हो या घर में ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती हो। और इसकी एक ख़ास पहचान इस तरह से होती है, चूँकि हमारे पास वैसे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, ना पहले थे, लेकिन आज के दौर में इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, तो उनकी मदद से हम इसको समझ पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप समझ सकते हैं कि फंगस हमेशा ही मॉइस्चर में ग्रो करती है। जब कभी भी मॉइस्चर बढ़ेगा, फंगस की ग्रोथ बढ़ेगी, वो और लहलहाएगी और नरिशमेंट होगा, उसका नशोनुमा होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, लंग्स की अपनी एक कैपेसिटी है, वहाँ पे कंजेशन बढ़ेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर सांस फूलेगा, दम भरेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। जब खुश्की आ जाएगी, थोड़ी सी माहौल में गर्मी होगी, फंगस थोड़ी सी चाहे उतनी रहेगी लेकिन वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, सिमट जाएगी, कुछ तबीयत बहाल हो जाएगी। तो इस तरह से अगर ये मामला होता है कि मॉइस्चर के दिनों में, देखिए एक तो ये होता है कि खांसी या बलगम ठंड की वजह से होता है, ठंड के दिनों में, तो वो ठंड की वजह से हो रहा है, लंग्स को ठंड लगती है, ठंड के रिएक्शन में बॉडी जो म्यूकस है निकालती है लंग्स की, और वो बलगम बनता है और ये सारी कंडीशंस होती है, फिर उसमें इन्फेक्शन भी पैदा हो सकता है। लेकिन अगर ये होता है कि माहौल में जैसे ही मॉइस्चर होती है और ये परेशानी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में फंगल इन्फेक्शन है और एस्पेरगलोसिस है या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो आइंदा से जब कभी भी आपके पास ऐसा केस आए तो आप सिकंजबी उनसुली को इस्तेमाल करिएगा। ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, हमने नुस्खा शेयर किया है, आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। यानी कि यूनानी का जो कमाल है वो क्रोनिक डिजीज़ में है। एक्यूट में यूनानी में कुछ ख़ास नहीं है। पहले के ज़माने में जब कुछ भी नहीं था तो ठीक है, यूनानी से बहुत कुछ होता था, जो कुछ होता था, जैसा होता था। अब जब आज के दौर में एक्यूट कंडीशंस के लिए, क्रिटिकल कंडीशंस के लिए, एक्सीडेंटल कंडीशंस के लिए दूसरे सिस्टम में अच्छी चीज़ें हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास जब क्रोनिक केस हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो पाता है, तब हमारे पास ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। शर्त यही है कि हम उसको बनाएं, इस्तेमाल करें, तो रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर यूनानी को एक्सेप्ट किया जाता है। आज तो एक्सेप्टेंस का ही एक मसला बना हुआ है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमसे आगे बढ़ाते हैं यूनानी को। अब हम आपको ये हमेशा ही याद दिलाते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह हाफिज़।